आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में, जिसका नाम है मैथ बाई चंदन शर्मा। आज का जो पेपर है वो आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का पेपर है, जो कि 20 जून 2025 को ये पेपर हुआ है। सेकेंड शिफ्ट का ये पेपर है। तो इसमें क्वांट के जो 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको मैं इस वीडियो में एक एक करके सॉल्व करूँगा। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इससे पहले के जितने भी पेपर हो चुके हैं उन सब के सॉल्यूशन मैंने इस चैनल पे अपलोड कर दिया है, आप जाके उसको भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक नाव को धारा की विपरीत दिशा में 27.9 किलोमीटर जाने में 39 मिनट लगते हैं। स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात दिया 9:4। तो कह रहा है कि नाव को धारा की विपरीत दिशा में 18.9 किलोमीटर और धारा की दिशा में 51.3 किलोमीटर जाने में कुल कितना समय लगेगा। तो देखिए, मैं मान लेता हूं कि इनमें जो अनुपातिक संबंध है वो x है। तो स्थिर जल में नाव की चाल कितनी हो जाएगी, तो 9x हो जाएगी, और धारा की चाल कितनी हो जाएगी, तो 4x हो जाएगी। पहली लाइन में कह रहा है कि धारा के विपरीत दिशा में, तो धारा के विपरीत दिशा में स्पीड क्या हो जाएगी, तो घट जाएगा ये, यानी कि 5x हो जाएगी। धारा के विपरीत दिशा में स्पीड हो जाएगी, और ये बराबर किसके हो जाएगी, तो 27.9 किलोमीटर कितने मिनट में, तो 39 मिनट में तय करता है। तो 39 से क्या कर दूंगा, मैं भाग दे दूंगा। 39 को मैं क्या करूंगा, मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग करूंगा, तो 60 का क्या हो जाएगा, ऊपर गुणा हो जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, तो 5x की वैल्यू हो जाएगी। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं या ऐसे भी छोड़ सकते हैं। अगर सिंप्लीफाई कर दूंगा तो 5 से अगर मैं कट करूंगा तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 27.9, और गुणे 12×5 60 हो जाएगी, और डिवाइडेड बाई 39 हो जाएगी। ठीक है। अब जो दूसरी वाली जो लाइन कर रही है वो क्या कह रही है कि आपसे पूछ रहा है कि नाव को धारा की विपरीत दिशा में 18.9 किलोमीटर जाने में, तो विपरीत दिशा में स्पीड क्या हो जाएगी, तो 5x हो जाएगी। तो 5x से भाग कर दूंगा तो इतना समय लग जाएगा, प्लस धारा की दिशा में कितना, तो 51.3 किलोमीटर, और स्पीड क्या हो जाएगी, तो धारा की दिशा में दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी, तो 9 4 13x हो जाएगा। ये बराबर कितना होगा ये आपको बताना है। तो इन दोनों का मैं क्या ले लूँगा, एलसीएम ले लूँगा। तो 13×5 65 क्या हो जाएगा, x इनका एलसीएम हो जाएगा। भाग दूंगा तो 13 बढ़ जाएगा। 13 का क्या करूँगा मैं, 18.9, इसमें 13 का क्या करूँगा मैं, गुणा कर दूंगा, और प्लस कितना हो जाएगा, 13 का करूँगा तो 5 बार चला जाएगा, तो 5 गुणे कितना हो जाएगा, तो 51.3 हो जाएगा। ठीक है। ऊपर वाली वैल्यू जोड़ लेता हूँ, तो 10 हो जाएगा, 13 8 104, और 10 कितना हो जाएगा, तो 114 हो जाएगा। 11 हो जाएगा, 13 का में 13, और 11 कितना हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा। एक स्थान पे दशमलव लग जाएगा, तो 248.8 हो जाएगा, और प्लस 5 से करेंगे तो 5 3 15 हो जाएगा। 5 का में 5 और 1 6 हो जाएगा, और 5 5 25 हो जाएगा। ये भी एक स्थान पे दशमलव हो जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ दूंगा मैं, तो 8 5 13 को 3 हो जाएगा, 6 4 10, 1 11 हो जाएगा, 4 और 5 9, और 1 10 हो जाएगा, और 2 2 4 और 1 5 हो जाएगा। एक स्थान पे दशमलव, यानी कि 501.3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या करूँगा, 5x की वैल्यू उठा के रख दूंगा। तो ये कितना हो जाएगा, तो 13 × 27.9, और डिवाइडेड बाई 39 हो जाएगा, और इंटू कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। वैल्यू रख दिया मैंने, तो 13 3 39 हो जाएगा, और 3 से कट करूँगा तो 20 3 60 हो जाएगा। तो यहाँ से ये वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, तो 501.3 डिवाइडेड बाई, इस 20 का मैं इसमें गुणा कर दूंगा तो यहाँ से दशमलव हट जाएगा। तो 9 दूना के 18 को 8 हो जाएगा, 1 7 दूना के 14, 1 15 हो जाएगा, और 2 दूना के 4 और 1 5 हो जाएगा। ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई। आप देख सकते हैं कि ऊपर वाली जो वैल्यू है, ये जो नीचे हर में वैल्यू दिया इससे कम है। इसका मतलब जो आंसर होगा वो 1 से कम होगा, और 1 से कम सिर्फ आंसर किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो बेसिक तरीका था, और बेसिक तरीके से मैंने इसको लगाना आपको बता दिया। आप डायरेक्ट बिना पेन उठाए भी इसका आंसर बता सकते थे। वो देखिए कैसे। आप देख रहे हैं कि 27.9 ये 3 से विभाजित है, 39 3 से विभाजित है, 18.9 ये भी 3 से विभाजित है, 51.3 ये भी आपका 3 से विभाजित है। तो इसका मतलब जो भी आपका आंसर होगा वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो अगर मैं चेक करूं तो ये आपका 3 से नहीं विभाजित होगा, ये भी 3 से नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। तो एक ही ऑप्शन आपका 3 से कट रहा है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप बिना सॉल्व किए भी इसको बता सकते थे, बाकी मैंने बेसिक से इसको बता दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 81 से विभाजित है। तो 81 से अगर संख्या विभाजित है
इसका मतलब जो इसके फैक्टर होंगे उनसे भी विभाजित होगी। तो इसका एक फैक्टर 9 है, तो मैं 9 से चेक कर लेता हूँ। तो देखिए 5 4 9 हो जाएगा, 8 और 5 13, ये आपका 9 से विभाजित नहीं है, तो ये नहीं आंसर होगा। 5 और 4 9 3, ये भी आपका 9 से विभाजित नहीं है। 8 7 15, 15 और 6 21 और 4 25, ये भी 9 से विभाजित नहीं है। तो इस तरह से एक ही ऑप्शन बचा, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चेक भी कर सकते हैं। तो 5 और 2 7, 6 13 और 5 18, बिल्कुल ये 9 से विभाजित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में डीई जो है वो एसी के क्या है, समानांतर है। तो मैं त्रिभुज बना लेता हूँ। तो मैं मान लेता हूँ कि ये त्रिभुज क्या है आपका, तो ए सी और ये बी है, ये त्रिभुज है। और डीई जो है वो क्या है, एसी के क्या है, समानांतर। तो मैं समानांतर कर देता हूँ। अब जो आपसे दिया क्या है कि यहाँ से बीडी की वैल्यू दिया है 12 सेंटीमीटर, एडी की वैल्यू दिया है 11 सेंटीमीटर। तो आपसे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और ये जो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल है, इन दोनों का अनुपात कितना होगा। तो हमें पता है कि जो ये ऊपर वाला जो त्रिभुज होगा छोटा वाला, और ये जो बड़ा त्रिभुज बनेगा, ये दोनों क्या होंगे, समरूप होंगे। और जब समरूप होंगे तो इनके भुजाओं में समान अनुपात होगा, और जितना इनकी भुजाओं में अनुपात होगा उसी का स्क्वायर इनके क्षेत्रफल में अनुपात हो जाएगा। तो इस तरीके से छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाएगा। और बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो इन दोनों को जोड़ दूंगा मैं तो 23 हो जाएगा। 23 का स्क्वायर होता है 529 हो जाएगा। तो आप अगर ऑप्शन से अगर मैं चेक करूंगा तो ऑप्शन में छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 144 सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है। तो मैं दूसरे वाले समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल नहीं निकालूंगा, यहीं से इसका डायरेक्ट टिक करके आगे बढ़ जाऊंगा। अगर आप एग्जैक्ट आंसर निकालना चाहते हैं तो यहाँ से 144 हो जाएगा, और 529 में से 144 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 में से 4 जाएगा 5 हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा 12 में से 4 जाएगा 8 हो जाएगा, और 4 में से 1 जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये एग्जैक्ट क्या हो जाएगा, आंसर इन दोनों के बीच अनुपात का हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका क्या होगी। तो आंकड़ों को काउंट कर लीजिए। तो 3 3 6, 3 9 और 2 11 है। इसका मतलब क्या हो जाएगा इसकी माध्यिका, तो 11 + 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि जो छठवां पद होगा वही क्या हो जाएगी, इसकी माध्यिका हो जाएगी। तो छठवां पद चेक कर लेता हूँ मैं। तो सबसे छोटी वैल्यू क्या है, तो 12 है, तो ये पहले नंबर पे हो जाएगा। फिर 19 दिख रहा है तो ये दूसरे नंबर पे। फिर 24 दिख रहा है, ये तीसरे नंबर पे। फिर इसके बाद से क्या दिख रहा है, तो 56 दिख रहा है, ये चौथे नंबर पे हो जाएगा। इसके बाद से क्या दिख रहा है, तो ये 70 दिख रहा है, ये 5वें नंबर पे। 71 क्या हो जाएगा, 6ठे नंबर पे। तो इसकी माध्यिका क्या हो जाएगी, 71 हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कल्पना और सुधा को एक ही परीक्षा में क्रमशः 621 और 522 अंक मिले। यदि कल्पना को 69% अंक प्राप्त हुए तो सुधा द्वारा जो प्राप्त अंकों का प्रतिशत है वो कितना होगा। तो देखिए कल्पना कितने नंबर प्राप्त कर रही है, तो 621 नंबर प्राप्त कर रही है, जिसकी प्रतिशत में वैल्यू कितनी है, तो 69% है। तो यहाँ से मैं ए की वैल्यू कितनी निकाल दूंगा, तो ये हो जाएगा 69 और बटा कितना हो जाएगा, तो 621 हो जाएगा। आपसे 522 की वैल्यू पूछ रहा है, तो बस मैं क्या करूँगा, 522 से क्या करूँगा, गुणा कर दूंगा। तो यहाँ से जैसे ही 522 से मैं गुणा करूँगा, तो मैं गुणा डायरेक्ट नहीं करूँगा, मैं यूनिट डिजिट से चेक कर लेता हूँ। तो 9 में 2 का गुणा करूँगा तो लास्ट में 18 यानी कि 8 आएगा। तो 1 में किस चीज़ का गुणा करूँ कि 8 आ जाए, तो देखिए 0 से अगर गुणा करूँगा तो ये 8 नहीं आएगा, 5 से गुणा करूँगा तो ये भी 8 नहीं आएगा, 9 से गुणा करूँगा तो भी 8 नहीं आएगा, यानी कि लास्ट में जिसके 8 होगा उसी से अगर 1 में गुणा करूँगा तो लास्ट में 8 आएगा। इसका मतलब 58% इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन करा है कि यदि 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 30 है तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं के बीच का अंतर कितना होगा। तो औसत अगर 30 है तो 30 क्या हो जाएगी, एकदम बीचों बीच हो जाएगी। इसके 3 बाद वाली विषम संख्याएं क्या हो जाएंगी, तो 31 हो जाएगी, 33 हो जाएगी और 35 हो जाएगी। और इसके 3 पहले वाली क्रमागत संख्याएं क्या हो जाएंगी विषम, तो 29 हो जाएंगी, 27 हो जाएगी और 25 हो जाएगी। आपसे सबसे बड़ी और सबसे छोटी वैल्यू का अंतर पूछा है, इनके 25 और 35 का अंतर कितना हो जाएगा, तो 10 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए कि 4 मान लीजिए विषम क्रमागत संख्याएं हैं, जैसे 3 5 7 और 9 है, ठीक है। तो इनका अगर मैं औसत निकालूं तो पहली वाली वैल्यू और अंतिम वाली वैल्यू इनको जोड़ के क्या करूँगा, डिवाइडेड बाई 2 कर दूंगा। तो 9 3 12/2 करूँगा तो इनका औसत क्या निकल के आ जाएगा, 6। और ये 6 पड़ेगा कहाँ पे, तो यहाँ पे 6 पड़ेगा। तो देखिए अगर 4 वैल्यू है तो इसके 2 बाद वाली विषम संख्या है और 2 पहले वाली विषम संख्या लिख दीजिए। तो बस यही रूल मैंने इस क्वेश्चन में अप्लाई किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण में दोनों प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर धनात्मक संख्या क्या होगी जिससे इसको प्रतिस्थापित किया जा सकता है। तो देखिए, अगर मैं 6 का 4 में गुणा करूं तो 24 यानी कि लास्ट में 4 आएगा, यानी किस संख्या का स्क्वायर करूं कि लास्ट में 4 आ जाए। तो देखिए, 4 का स्क्वायर करूंगा तो ये 6 आएगा, तो ये आंसर नहीं होगा। इसके भी लास्ट में 4 है तो ये भी नहीं होगा। 3 का स्क्वायर करूंगा तो 9 आएगा, तो ये भी नहीं आंसर होगा। तो इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लंबवत समद्विभाजित करते हैं। यदि एक विकर्ण की लंबाई 3 सेंटीमीटर है और चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। तो देखिए, ये वाली लाइन से आपको तुरंत समझ जाना है कि जो चतुर्भुज होगा वो क्या हो जाएगा, समचतुर्भुज हो जाएगा, क्योंकि समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को लंबवत समद्विभाजित करते हैं। और समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2 होता है, यानी कि दोनों विकर्णों का गुणनफल करके आधा कर दीजिए। ये बराबर किसके हो जाएगा, तो 180 के। एक विकर्ण की लंबाई आपको दिया है 3, दूसरे के आपसे पूछ रहा है, तो बस सॉल्व करके वैल्यू निकाल देंगे। तो 3 से अगर मैं कट करूंगा तो ये कितनी बार चला जाएगा 180, तो 6 बार चला जाएगा, यानी कि 60 हो जाएगा। और 2 का 60 में अगर मैं गुणा करूंगा तो D2 यानी कि दूसरे विकर्ण की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 120 सेंटीमीटर हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन कह रहा है कि महेश ने बैंक से 3100 निकाले, उसे 50 रुपये और 100 रुपये के मूल्य वर्ग के कुल 34 नोट मिले। तो कह रहा है कि उसे 50 रुपये के नोटों की संख्या कितनी थी, ये आपको बतानी है। तो देखिए, पिछले वाले पेपर में जो कि 20 जून को फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ था, उसमें इसी तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। उसको मैंने एलिगेशन से बताया था, इसको मैं ऑप्शन से बताता हूँ कि आप इसको ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। जैसे मैं मान लेता हूँ पहले वाले ऑप्शन से कि अगर 16 50 रुपये के नोट हैं तो 16 85 यानी कि 800 हो जाएगा। तो बचेगा कितने नोट, यानी कि 18, टोटल नोटों की संख्या 34 है, तो 16 50 के हो गए, तो बचे 18 नोट 100 के होंगे, यानी कि कितनी इसकी वैल्यू हो जाएगी, 1800 इसकी वैल्यू हो जाएगी। दोनों को जोड़ूंगा मैं तो 3100 कभी नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो नहीं करेक्ट होगा। बाकी 13 से मैं चेक कर लूँगा तो 13 पचे कितना हो जाएगा 65, यानी कि 650 हो जाएगा। और जैसे ही 13 हो गया तो इसका मतलब 21 जो होगा वो 100 रुपये के नोट होंगे। इसको 100 से गुणा करूँगा तो कितना हो जाएगा, 2100 हो जाएगा। अगर मैं जोड़ देता हूँ तो भी आपका 3100 नहीं होगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। 4 या 6 दोनों में से किसी एक से चेक कर लीजिए। तो 4 से अगर मैं चेक करता हूँ तो 5 चौक को 20 यानी कि 200 हो जाएगा, और 30 बचेंगे 100 रुपये के नोट यानी कि 3000 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो 3200 हो जाएगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो इस हिसाब से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बाकी अगर आप इसको एलिगेशन से लगाना चाहते हैं तो मैं मान लेता हूँ कि जो 34 नोट हैं वो सारे के सारे 50 रुपये के नोट हैं। तो वैल्यू में कितनी हो जाएगी, तो 0 हो जाएगा, 5 को 20 हो जाएगा, 5 या 15 और 2 कितना हो जाएगा 1700 हो जाएगा। और अगर 34 नोट 100 के हैं तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 3400 हो जाएगी। लेकिन आपको दिया है कि निकाला कितना है, तो 3100 निकाला है, इसको बीचों बीच रख देंगे। तो यहाँ से इसको माइनस कर देते हैं, तो माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 300 हो जाएगा। इसमें से माइनस करेंगे तो ये 0 0 हो जाएगा। 11 में से 7 जाएगा तो 4 हो जाएगा। 2 में से 1 जाएगा 1 हो जाएगा। डबल जीरो से ये डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा। 3 में अगर 4 जोड़ता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 17, लेकिन नोटों की संख्या 34 है तो 2 से गुणा कर लेता हूँ। तो 2 से गुणा करूँगा तो ये 6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, तो 14 दुना के 28 हो जाएगा। अब नोटों की संख्या कितनी है, तो 34 है। इसका मतलब 50 रुपये के नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 यहाँ से दिख रहा है, तो 6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 10 प्रेक्षणों का औसत क्या है, 40 है। बाद में पता चला कि एक प्रेक्षण 43 के स्थान पर गलती से 32 पढ़ लिया गया। तो पढ़ना 43 चाहिए था और पढ़ लिया है 32। इसका मतलब कितना कम पढ़ लिया है, तो 43 में से क्या करूँगा मैं 32 घटा दूंगा। तो कितना कम पढ़ा है, तो ये 1 यानी कि 11 कम पढ़ा है। अब ये 11 अधिक लोगों में बांट दिया जाएगा, तो कितने लोगों में बांटा जाएगा, तो 10 प्रेक्षण है तो 10 लोगों में। तो 10 से भाग कर दूंगा तो प्रति व्यक्ति कितना बढ़ेगा, तो 1.1 बढ़ जाएगा। तो जो औसत पहले 40 था वो 40 ना होके इससे 1.1 बढ़ के कितना हो जाएगा, 41.1 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी किसी काम को 15 दिनों में पूरा करते हैं। यदि ए अकेले उस काम को 17 दिनों में पूरा कर सकता है तो बी अकेले उसी काम के 2/3 भाग को कितने दिनों में पूरा कर लेगा। तो मैं लिख लेता हूँ कि ए और बी कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, तो ये 15 दिन में।
ए जो है वो अकेले कितने दिन में पूरा कर रहा है, तो 17 दिन में। इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 15 × 17 इनका एलसीएम हो जाएगा, क्योंकि 17 अभाज्य संख्या है। तो अगर 15 से मैं भाग दूंगा तो ये 17 बार चला जाएगा, और 17 से भाग करूंगा तो ये 15 बार चला जाएगा। यानी ए प्लस बी की संयुक्त एफिशिएंसी 17 निकल के आ गई, ए की 15 निकल के आ गई। तो यहाँ से बी की इफिशियंसी निकालेंगे तो 17 में से 15 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इस 2 इफिशियंसी से टोटल जो कार्य है 15 × 17 है, इसके 2/3 भाग को करना है, तो 2 बटा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बी की इफिशियंसी कितनी है, तो 2 है, तो लगने वाला समय ये हो जाएगा। बस सॉल्व कर लेते हैं, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 से कट करेंगे तो 3 × 5 = 15 हो जाएगा। 17 में 5 का गुणा करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 85 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विभाजन विधि द्वारा दो संख्याओं का मौसम ज्ञात करने पर भागफल क्रमशः 4, 5 और 9 प्राप्त होता है, तथा अंतिम जो भाजक है वो 18 है। तो दोनों संख्याओं का लसअ कितना होगा। तो मैं आपको बताया था कि जो अंतिम भाजक होता है वहीं क्या होता है, आपका HCF होता है। तो यहाँ से HCF क्या निकल के आ जाएगा, 18। और जो भी HCF आता है वो LCM को क्या करता है, पूरी तरीके से विभाजित करता है। यानी कि इन चारों में से जो भी आपका LCM होगा वो इस 18 से विभाजित होना चाहिए। तो अगर ये LCM आपका 18 से विभाजित है, इसका मतलब जो 18 के फैक्टर होंगे उनसे भी विभाजित होना चाहिए। तो मैं चेक कर लेता हूँ कि 9 से कौन सी संख्या कट जाएगी। तो सबसे पहले 2 से चेक कर लूँगा, तो इसके लास्ट में 3 है, इसके लास्ट में 7 है, तो ये 2 ऑप्शन तो ऐसे ही हट जाएंगे। अब 9 से चेक कर लेता हूँ मैं। तो देखिए 9 हो जाएगा आपका 6, 8 6 14, 14 और 5 19, 1 20, ये आपका 9 से नहीं कटेगा। तो इस हिसाब से एक ही ऑप्शन बचा और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चेक भी कर सकते हैं। तो देखिए 5 1 6 हो जाएगा, 6 4 10 8 18 और 9 तो है ही है। 18 भी आपका 9 से कटेगा और 9 खुद 9 से कट जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। अगर आप इसको बेसिक से लगाने चले जाएँ तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, और जो तरीका मैंने बताया उस तरीके से अगर आप सॉल्व करते हैं तो आप ऑप्शन के थ्रू एकदम बहुत कम समय में आप एग्जैक्ट आंसर इसका बता सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 ठोस जिनमें से प्रत्येक का आयतन कितना है, तो इतना है कि सिरों को जोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये होता है 2h ब्रैकेट में होता है L + B होता है, ठीक है। ये पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो इसकी वैल्यू जो भी आएगी आपका आंसर 2 से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखिए इसके लास्ट में 3 है, इसका मतलब ये ऑप्शन तो इसका आंसर नहीं होगा। अब इसके लास्ट में 2 है, इसके 8 है, इसके 0 है, तो इसका मतलब ये तीनों 2 से विभाजित है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। अब चूंकि मैं देख रहा हूँ कि जो वैल्यू है वो इतनी बड़ी है कि अगर इसका मैं क्यूब रूट निकालूँ तो निकालने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, यूनिट डिजिट से इसका आंसर निकालने की कोशिश करूँगा। तो देखिए इसके लास्ट में 8 है, तो इसका रूट मैं लूँगा तो इसके लास्ट में 2 आना चाहिए, क्योंकि 2 का क्यूब करने पे ही 8 आता है। तो इसका मतलब इसके लास्ट में क्या हो जाएगा, आपका 2 होगा, ठीक है। तो इस तरह के 5 घन हैं, इनको जोड़ के बनाया जाता है। तो अगर इस 2 में 5 का अगर गुणा करूँ तो कितना हो जाएगा, 10, यानी कि लास्ट में कितना आएगा, 0 आएगा। यानी कि ये लंबाई यहाँ से क्या निकल के आ जाएगी, जो भी निकल के आएगी उसके लास्ट में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चौड़ाई जो होगी वो क्या होगी, तो जो इस घन की भुजा आएगी वही इसकी चौड़ाई हो जाएगी। तो घन की भुजा में लास्ट वैल्यू 2 आ रही है, तो चौड़ाई के भी लास्ट में क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। और यहाँ से ऊंचाई इसके भी लास्ट में कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, क्योंकि यह भी क्या हो जाएगी, घन की भुजा के बराबर हो जाएगी। बस इसको इसमें रख के और देख लेते हैं कि लास्ट डिजिट क्या आ जाएगा। देखिए 2 × h की वैल्यू कितनी है, तो 2 है। और यहाँ पे L + B अगर मैं करूँगा तो 2 में अगर 0 करूँगा तो ये 2 हो जाएगा। तो गुणा करूँगा तो 2 दूना के 4 दूना के 8, यानी कि जो भी आपका आंसर आएगा उसके लास्ट में क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और लास्ट में 8 सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है, तो यही इसका करेक्ट आंसर है। मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन को इससे बेहतर किया जा सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं x और y का गुणनफल कितना है, तो 45 है। उनका योगफल कितना है, तो 14 है। तो उनके घनों का योगफल कितना होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए इस 45 के 2 फैक्टर निकाल दीजिए, तो 9 × 5 = 45, और 9 में अगर 5 जोड़ दूँ तो ये किसके बराबर हो जा रहा है, 14 के बराबर हो जा रहा है। यानी इसका मतलब इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसकी एक वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी, दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। इसका क्यूब का योगफल पूछ रहा है, यानी कि 9 का क्यूब + 5 का क्यूब, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो 9 का अगर क्यूब करूंगा तो लास्ट में क्या आता है, तो 9 आता है। और 5 का क्यूब करने पर लास्ट में क्या आता है, 5 आता है। 9 में 5 जोड़ेंगे तो जो भी आपका आंसर होगा उसके लास्ट में क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। और लास्ट में 4 सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि आंकड़ों का माध्य 42 है और माध्यिका 53 है तो आंकड़ों का बहुलक कितना होगा। तो मैं बता चुका हूँ कि बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यिका जो कि 53 दिया है माइनस 2 गुणे माध्य जो कि 42 दिया है। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 3 3 9 हो जाएगा लास्ट में, और 2 दूना के 4 हो जाएगा। 9 में से अगर 4 घटाऊंगा तो जो भी आपका आंसर होगा उसके लास्ट में 5 आना चाहिए, और लास्ट में 5 सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ता है अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी है और सी बराबर 4a है, तो आपको कह रहा है कि अगर बी बराबर 18 है तो सी का धनात्मक मान कितना होगा। तो इस वाले समानुपात के फॉर्मूले से मैं क्या लिख सकता हूँ कि बी स्क्वायर बराबर क्या लिख सकता हूँ, तो ए इंटू सी लिख सकता हूँ। यहाँ से सी बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू बतानी है, तो बी स्क्वायर अपन कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। बी की वैल्यू कितनी है, तो बी की वैल्यू है आपका 18, तो 18 गुणे 18 हो जाएगा। और ए की वैल्यू क्या यहाँ से निकल के आ जाएगी, तो यहाँ से मैं ए की वैल्यू अगर निकालूँ तो सी बटा कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसकी वैल्यू सी बटा 4, 4 का क्या हो जाएगा ऊपर गुणा हो जाएगा, सी का इधर गुणा हो जाएगा, तो सी स्क्वायर ये बराबर किसके हो जाएगा, तो 18 गुणे 18 इंटू 4 के बराबर हो जाएगा। रूट लेंगे तो यहाँ से सी का धनात्मक मान क्या हो जाएगा, तो 18 इंटू 2 हो जाएगा। 18 में 2 का गुणा करेंगे तो 36, इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों की जो संख्या है वो 16:8:4 के अनुपात में है। कह रहा है कि जिनकी कीमत आपको दिया है कि 384 है, तो 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे, इसके सिक्कों का अनुपात इतना है। इसको और सिंप्लीफाई कर लूँगा तो 4 से कट कर लूँगा तो ये 4 बार चला जाएगा, ये 2 बार चला जाएगा, और ये कितनी बार, तो 4 5 20 यानी कि 5 बार चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, तो 4:2:5। तो आपसे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या, तो 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी है, 5 है। इसका मतलब जो भी आपका आंसर होगा वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखिए इसके लास्ट में 8 है, इसके में 6 है, तो ये 2 ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। इसका मतलब या तो पहला हो सकता है या तो दूसरा हो सकता है। अब मैं अगर इसको जोड़ लेता हूँ कि इनकी वैल्यू कितनी होगी, तो अगर 50 पैसे के अगर 4 सिक्के हैं तो कितना हो जाएगा, तो 5 चौको 20 यानी कि 200 पैसे हो जाएंगे। 25 दूना के 50 पैसे हो जाएंगे, प्लस 10 पचे 50 पैसे हो जाएंगे। इन तीनों को जोड़ूंगा तो 300 पैसे हो जाएंगे। रुपए में अगर वैल्यू निकालता हूँ तो ये 3 रुपये के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। लेकिन इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दिया कितना है, तो 384 दिया है। तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल दूंगा, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1 हो जाएगा। 3 दूना के 6, 2 24, 3 8 24 हो जाएगा। तो यानी कि अगर 1 की वैल्यू अगर 128 है तो आपसे 5 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 5 का क्या करूंगा, मैं गुणा कर दूंगा। 8 पचे 40 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 दूना के 10 और 4 14 हो जाएगा। लास्ट में 40 आपको ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आपको बता चुका हूँ कि कभी भी आप क्वेश्चन सॉल्व करिए पेपर में तो हमेशा ऑप्शन पे एक नज़र जरूर देख लिया करिए। इससे आपका क्वेश्चन क्या होता है, थोड़ा सा जल्दी सॉल्व हो जाता है, समय कुछ आपका बच जाता है, और आपको पता है कि एग्जाम में एक एक समय कीमती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 57% लाभ पर बेचा। यदि उसने इसे 238 अधिक में बेचा होता तो 82% का लाभ होता। तो कह रहे हैं कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। तो 57% से 82% यानी कि कितना अधिक है, तो मैं इसमें से घटा लूँगा, तो 12 में से 7 जाएगा तो 5 हो जाएगा, और 7 में से 5 जाएगा तो 2 हो जाएगा, यानी 25% अधिक है। और इस 25% की वैल्यू रुपए में कितना दिया है, तो 238 के बराबर है। आपसे क्रय मूल्य यानी कि 100% की वैल्यू पूछ रहा है, तो इस 25 को 100% करने के लिए 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो इधर भी मैं क्या करूँगा, 4 से गुणा कर दूँगा। गुणा करूँगा तो 8 चौको 32, लास्ट में 2 आना चाहिए, लास्ट में 2 ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि a प्लस बी बराबर 24 है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 268 है, तो आपसे पूछ रहा है कि a और b के गुणनफल का मान कितना होगा। तो देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ, मैं बता भी चुका हूँ इस तरह के क्वेश्चन कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, और माइनस का कितना होगा, 4ab के बराबर हो जाएगा। यहाँ से अगर 4ab की वैल्यू अगर मैं निकाल दूँ तो ये कितना हो जाएगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इस a माइनस बी के होल स्क्वायर को इधर लेके चला आऊँगा, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब वैल्यू अगर मैं रख देता हूँ तो देखिए इसकी वैल्यू कितनी है, 24 है, 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 576 हो जाएगा। माइनस कितना हो जाएगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना है, तो 268 है।
घटा देंगे तो 16 में से 8 जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ पे 6 में से 6 जाएगा 0, 5 में से 2 जाएगा 3 हो जाएगा। ये 4ab की वैल्यू है, तो यहाँ से ab की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 4 से भाग दे दूंगा मैं। तो 4 से भाग करूंगा तो 4 सत्ते 28, 2 28, 4 सत्ते 28, यानी कि 77 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी मकान की वर्तमान जो कीमत है वो 1,23,016 है। एक वर्ष बाद इसकी जो लागत बढ़ के कितनी हो जाती है, तो 1,40,203 हो जाती है। तो मकान की लागत प्रतिशत वृद्धि निकटतम पूर्णांक में कितनी होगी, ये आपको बतानी है। ठीक है, तो मैं देख लेता हूँ कि कितने की वृद्धि हुई है। तो रुपये में देख लेता हूँ कितने की वृद्धि हुई है। तो अगर 13 में से 6 घटाऊंगा तो ये हो जाएगा 7 हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा 9 में से 1 घटाऊंगा तो 8 हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा 1 में से 0 घटाऊंगा तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा 10 में से 3 जाएगा तो 7 हो जाएगा। इधर 3 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 हो जाएगा, और 1 में से 1 जाएगा 0, यानी कि 17,187 क्या है, इससे अधिक है। तो देखिए, अगर मैं इस वैल्यू की जो कि पहले लागत वर्तमान लागत थी, अगर इसका मैं 10% निकालता हूँ तो 10% कितना हो जाएगा, तो 12,301 और 0.6 क्या हो जाएगा, इसके 10% के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है इससे अधिक है, इसका मतलब जो आंसर होगा वो 10% से अधिक होना चाहिए। ये 10% है, ये उससे कम है, यानी कि ये दो ऑप्शन तो ऐसे ही नहीं होंगे। ठीक है, अब मैं दो ऑप्शन से देख सकता हूं कि अगर मैं 15% की वैल्यू निकाल देता हूं तो मुझे पता चल जाएगा कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा। तो मैं इसका 5% अगर निकालूं तो इसका आधा कर दूंगा मैं। तो 5% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 2 6 के 12 हो जाएगी, 2 के में 2 हो जाएगी, 5 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, 5% की। इन दोनों को जोड़ दूंगा मैं तो 8 6 14 को 4 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, 6 और 2 8 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। अब मैं देख ले रहा हूँ कि जैसे ही 15% निकालता हूं तो इसकी वैल्यू 18,452.4 हो जा रही है। इसका मतलब इससे अधिक चली जा रही है। इसका मतलब जो इसका आंसर होगा 15% से कम होगा, तो 17% इसका आंसर नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 14% इसका एग्जैक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 6,70,000 की धनराशि को अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने पर 2% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है, तो प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो राशि कितनी है, तो 6,70,000 क्या है, तो राशि है, 2% वार्षिक है, और ब्याज छमाही लग रहा है, तो छमाही रेट कितना हो जाएगा, 1% हो जाएगा। इसका अगर 1% में निकालूं तो 2 जीरो हट जाएगा इससे, यानी कि 6,700 हो जाएगा। दूसरे छमाही में भी 6,700 मिलेगा, और जो पहला छमाही है वो दूसरे छमाही के लिए मूलधन का काम करेगा। इसका 1% निकालूं तो 67 हो जाएगा। तो आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालूंगा तो इसको और इसको जोड़ दूंगा मैं। तो देखिए, इसके लास्ट में 0 है, इसके भी लास्ट में 0 है, और इसके लास्ट में क्या है, 67 है। तो जो भी आपका आंसर होगा उसके लास्ट में क्या होना चाहिए, 67 होना चाहिए, और ये सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक पंप एक टैंक को 6 घंटे में भर सकता है। टैंक में रिसाव के कारण टैंक को भरने में 7/1/2 घंटे लगते हैं। यदि इस अवधि के दौरान किसी अन्य बिंदु से पानी टैंक में न तो आता है और न ही बाहर जाता है, तो इस रिसाव से पूरा टैंक कितने समय में खाली हो जाएगा। तो मैं मान ले रहा हूँ कि ए एक इलेक्ट्रिक पंप है जो कि उसको 6 घंटे में भर रहा है, और जब ए और बी यानी कि रिसाव बी को जब साथ में अप्लाई किया जाता है तो भरने में कितना समय लगता है, तो 7/1/2 समय लगता है। तो इसको और सिंप्लीफाई कर लूँ तो ये 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 दूना के 14, 1 15/2 हो जाएगा। 6 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा। 6 से भाग करूंगा तो 6 5 30 हो जाएगा। 15/2 से भाग करूंगा तो 15 दूना के 30, और 2 में 2 का गुणा करूंगा तो 4 हो जाएगा। यानी यहाँ से ए की एफिशिएंसी 5 निकल के आ गई, और ए प्लस बी की कितनी आ गई, तो 4 निकल के आ गई। तो 5 में से अगर मैं 4 घटा दूं, यानी कि एक जो आ जाएगी वो किसकी एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी, बी की। चूंकि ये माइनस में आएगी, तो चूंकि बी क्या कर रहा है, आपको खाली कर रहा है, इसलिए माइनस में आएगी, तो एफिशिएंसी को मैं प्लस में ही लूँगा एक। तो आपसे पूछ रहा है कि ये इस टोटल क्षमता जो 30 है उसको एक एफिशिएंसी से खाली करने में कितना समय लगेगा, तो 30/1 करूँगा तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 30 घंटे हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3,000 की राशि पर 6% वार्षिक ब्याज दर से 9 फरवरी 2024 से 10 अप्रैल 2024 तक की अवधि के लिए साधारण ब्याज निकटतम पूर्णांक में ज्ञात करिए। तो धनराशि कितनी है, तो 3,000 है। रेट कितना है, तो 6% है। और समय कितना है, तो निकाल लेता हूँ।
तो देखिए 2024 आपका लीप ईयर है, तो फरवरी इसमें 29 की होगी, 9 यहीं पे हो गई, तो बचा कितना होगा, 20 बचा होगा। 31 का मार्च हो जाएगा और अप्रैल में 10 दिन लेना है, तो जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, यानी 61 दिन आ जाएगा। इस 61 दिन को वर्ष में बदल लूँगा क्योंकि रेट आपका वार्षिक है, तो वर्ष में 366 से क्या कर दूँगा, भाग कर दूँगा क्योंकि ये लीप ईयर है, और इंटू कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। और बस इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो देखिए 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, 61 से भाग दूंगा तो ये 6 बार चला जाएगा, 6 से 6 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से 30 बचेगा, तो 30 इसका क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 81 गुणे 112 का मान कितना होगा। तो देखिए इसके लास्ट में 1 है, इसके लास्ट में 2 है, तो जो भी आपका आंसर होगा उसके लास्ट में 2 होगा, तो 2 सभी ऑप्शन के लास्ट में दिया है, तो इसका मतलब हम इस तरीके से चेक नहीं कर सकते। तो अब मैं फैक्टर से चेक कर लेता हूँ। तो देखिए आपका 81 है, ये 9 से विभाजित है, इसका मतलब जो भी आपका आंसर होगा वो 9 से विभाजित होना चाहिए। चेक कर लेता हूँ मैं, तो देखिए 9 हो जाएगा, 6 2 8, ये 9 से विभाजित नहीं होगा। 9 हो जाएगा, 7 2 9 1 आ रहा है, तो ये भी आपका 9 से विभाजित नहीं होगा। 9 हो जाएगा, 8 2 10, ये भी 9 से विभाजित नहीं होगा। तो इस तरीके से एक ही ऑप्शन बचा और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 28%, 20% और 10% की क्रमिक छूट किस एकल छूट के बराबर होगी। तो मैं 20 और 10 इन दोनों को लेके सक्सेसिव डिस्काउंट वाले फार्मूले पे एकल छूट निकाल लेता हूँ। तो 20 में 10 जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 30, माइनस हो जाएगा 20 दाम में 200, 100 से भाग करूँगा तो ये 2 हो जाएगा। 30 में से 2 घटाऊंगा तो ये 28 हो जाएगा। अब ये जो बचा 28% है इस पर अप्लाई कर देता हूँ, तो 28 + 28 माइनस कितना हो जाएगा, 28 गुणे 28 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। तो 28 दूना के कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा, और माइनस 28 का स्क्वायर कितना होता है, 784 होता है। 2 स्थान पर दशमलव हो जाएगा तो 7.84 हो जाएगा। अब देखिए इसमें से अगर मैं 1 दे देता हूँ तो 100 हो जाएगा, 100 में से अगर 84 घटा दूंगा तो लास्ट में 0.16 आना चाहिए, और लास्ट में 0.16 सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कर्णी में 3 tan A बराबर 3 sin A है, तो आपसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ से tan A की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, तो tan A की वैल्यू निकल के आ जाएगी 3 बटा कर्णी में 3 इंटू साइन A निकल के आ जाएगी। बस इसी वैल्यू को इसमें रख दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, तो 2 कर्णी में 3 इंटू कोसेक A हो जाएगा, और इंटू tan की वैल्यू कितनी निकल के आई है, तो 3 बटा कर्णी में 3 इंटू साइन A हो जाएगा। साइन जो होता है वो कोसेक का उल्टा होता है, या यूँ कहेंगे कोसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, तो इन दोनों की वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी। कर्णी में 3 से कर्णी में 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 में 2 का गुणा करेंगे तो 6 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक महिला ने 80 मिनट के लिए 20 मीटर प्रति मिनट की चाल से और 64 मिनट के लिए 65 मीटर प्रति मिनट की चाल से यात्रा की। तो कह रहा है कि उसकी औसत चाल कितनी होगी। तो औसत चाल बराबर हो जाएगा कुल दूरी। तो कुल दूरी यहाँ से क्या हो जाएगा, तो प्रति मिनट अगर 20 मीटर चल रही है तो 80 मिनट में कितना चलेगी, तो 80 गुणे 20 हो जाएगा, प्लस इसका क्या हो जाएगा, तो 64 गुणे 65 हो जाएगा। ये टोटल दूरी हो जाएगी, और टोटल दूरी तय करने में लगने वाला समय कितना हो जाएगा, 80 मिनट यहाँ पे लग रहा है और 64 मिनट यहाँ पे लग रहा है, जोड़ देता हूँ मैं। तो ऊपर अगर मैं करूँ तो ये कितना हो जाएगा, तो 8 दूना के 1600 हो जाएगा, और प्लस अगर इसका मैं गुणा करूं तो ये 64 गुणे 65, इसका गुणा करना थोड़ा कठिन है तो मैं ऐसे ही लिख देता हूं, और नीचे कितना हो जाएगा, तो ये लास्ट में 4 आ जाएगा। मैं यूनिट डिजिट से चेक कर लेता हूं, तो इसके लास्ट में 4 आ जाएगा। इसमें अगर मैं जोड़ूंगा 5 को कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, यानी कि इसके लास्ट में 0 आएगा, और नीचे कितना है, 4 है। तो 4 में किस संख्या का गुणा करेंगे कि 0 होगा, इसका मतलब जो भी आपका आंसर होगा उसके लास्ट में 0 होना चाहिए, क्योंकि 4 में अगर 4 का गुणा करेंगे तो 0 नहीं देगा। 3 का गुणा करूंगा तो 4 में 3 का गुणा करूंगा तो ये भी 0 आपका नहीं आएगा। 6 का गुणा करूंगा तो ये भी 0 नहीं होगा। तो इस हिसाब से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 40 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयत की छोटी भुजा लंबी भुजा से 21 सेंटीमीटर कम है, इसके क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान इसके परिमाप के संख्यात्मक मान के 5 गुने के बराबर है। तो कह रहा है कि इसकी लंबी भुजा की लंबाई कितनी होगी। तो लंबी भुजा की अगर लंबाई x मान लेता हूँ, तो छोटी भुजा यानी कि चौड़ाई कितनी हो जाएगी, तो इससे 21 कम यानी कि x माइनस 21 हो जाएगी। इसका क्षेत्रफल कितना निकल के आ जाएगा, तो लंबाई गुणे चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल होता है, तो ये इसका क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। ये बराबर किसके है, तो इसका परिमाप, तो परिमाप क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में
लंबाई x और प्लस चौड़ाई कितनी हो जाएगी, तो x माइनस 21 हो जाएगी। अब इसके कितने गुने के बराबर है, तो 5 गुने के, तो इसका मैं 5 गुना कर दूंगा। तो इसको और सिंप्लीफाई कर लूँ तो ये हो जाएगा x ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 21 हो जाएगा, बराबर किसके हो जाएगा, तो 5 गुना के 10 हो जाएगा और ब्रैकेट में 2x और माइनस 21 हो जाएगा। ठीक है, अब ये द्विघात समीकरण बनेगा, इसको सॉल्व करके आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं, पर मैं उस तरीके से नहीं करूँगा। मैं क्या करूँगा कि यूनिट डिजिट से ऑप्शन रख के चेक कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे 10 है और इसके लास्ट में 0 है, इसका मतलब इसकी वैल्यू कुछ भी हो, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी उसके लास्ट में आपका 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे देख ले रहा हूँ कि x की वैल्यू क्या रखने पे ये जो लेफ्ट साइड है उसकी वैल्यू इकाई के स्थान पे 0 आ रही है। तो 7 अगर मैं रखूँगा तो ये हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, 7 में से 1 घटेगा 6, 6 में 7 को गुणा करेंगे तो 0 नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। 8 रख के चेक कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 8, 8 में से 1 घटाएंगे 7, 8 में 7 का गुणा करेंगे तो ये आपका 0 नहीं आएगा। 2 रख के देख लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 में से 1 घटाएंगे 1 हो जाएगा, 2 में 1 का गुणा करेंगे तो ये भी 0 नहीं आएगा, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। 5 है, 5 में से 1 घटाएंगे तो 4, 5 में 4 का गुणा करेंगे तो 0 आ रहा है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि x के घाते -4 माइनस 10 x के घाते -2 प्लस 9 बराबर 0 के मूल क्या होंगे, ये आपको बतानी है। तो जो भी आपका ऑप्शन 4 दिया है, जो भी इसके मूल होंगे वो x की जगह पे अगर मैं रख दूं तो ये 0 के बराबर इसको सेटिस्फाई करेगा। तो देखिए अगर मैं देखूं तो ये पहली वाली वैल्यू सब में क्या है, बराबर है, इसका मतलब ये जो दूसरी वाली वैल्यू है इसको मैं चेक कर लेता हूँ। तो देखिए इसके घाते -4 है और वैल्यू यहाँ पे x की कितनी है, पहले वाले अगर ऑप्शन को लेता हूँ तो 1/4 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं कि x के घाते -1 बराबर इसको 4 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो बस क्या करूँगा मैं, तो इसकी जगह पे अगर रख दूंगा तो 4 के घाते 4 अगर मैं करूँगा ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 4 के घाते 4 हो जाएगी, माइनस कितना हो जाएगा, तो 10 × 4 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 9 हो जाएगा। और वैल्यू अगर मैं रखूँ तो क्या ये 0 के बराबर आएगा, तो देखिए 4 का अगर हम 4 घात निकालेंगे तो 4 चौको 16 का स्क्वायर होता है 256 हो जाएगा और माइनस हो जाएगा 4 चौको 16 160 हो जाएगा। इनको जोड़ेंगे तो कभी भी 0 के बराबर नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये आंसर तो नहीं होगा। 1/5 यानी कि 5 रख के चेक कर लेते हैं तो 5 के घाते 4 का मतलब कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा, -5 × 25 में 10 का गुणा करेंगे तो 250 हो जाएगा और प्लस 9, इसको भी जोड़ेंगे तो 0 के बराबर नहीं आएगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब इसमें ऊपर क्या कर दिया है, 2 दे दिया है, तो इसको मैं बाद में चेक कर लेता हूँ। 1/3 चूँकि ऊपर 1 है तो इसको चेक करना आसान रहेगा, तो 3 रखूँगा मैं तो 3 के घाते 4 कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा, माइनस 3 × 3 9 दहा में कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा और प्लस 9, इसको जोड़ने पे 0 के बराबर आ जा रहा है, तो इसका मतलब यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं ऑप्शन नंबर 3 को चेक नहीं करूँगा, ये वैसे ही सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि 4 में से एक ही ऑप्शन सही होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि 20 पुस्तकों का जो विक्रय मूल्य है वो 6 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है। तो जैसा बोल रहा है वैसा मैं लिख दे रहा हूँ। तो 20 वस्तुओं का जो SP है वो बराबर किसके है, तो 6 वस्तुओं के CP के बराबर है। तो यहाँ से मैं SP और CP का रेशियो निकाल देता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा, तो 6/20 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करूँ तो 2 से कट करूँ तो ये 3 बार और ये 10 बार चला जाएगा, यानी कि 10 रुपये का सामान खरीद के ला रहा है और 3 रुपये में बेच रहा है, इसका मतलब उसको घाटा हो रहा है। कितने का घाटा हो रहा है, तो 7 रुपये का। कितने पे, तो 10 पे। प्रतिशत आपसे पूछ रहा है तो 100 से गुणा कर लेंगे, तो 0 से 0 आपका कट जाएगा, 10 में 7 का गुणा करेंगे तो 70% की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ। तो इस तरीके से RRB NTPC ग्रेजुएट लेवल का जो पेपर हुआ था 20 जून 2025 को सेकंड शिफ्ट में, उसमें क्वांट के जो 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए थे उसको मैंने यहाँ पे एक एक करके सॉल्व करा दिया। इसमें जो तरीके मैंने बताया है, अगर उस तरीकों के अगर आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो इसका फ़ायदा आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। आप बेसिक भी जानते रहिए पर ये सारे तरीके भी आप जानते रहिए। तो इस तरीके से मैंने ये सारे क्वेश्चन, ज़्यादातर क्वेश्चन मैंने ट्रिक से ही सॉल्व कराया। मैं वीडियो में ज़्यादातर इधर उधर की बातें इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि इधर उधर की बातें करने का कोई मतलब है नहीं। मेरा इंटेंशन सिर्फ इतना है कि मैं आपको कुछ नई चीज़ें सिखा सकूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो आपसे बस इतना ही सहयोग रहेगा कि आप सपोर्ट करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, अगर चैनल पसंद आए तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएँ जिससे मैं अगर वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक प्रॉपर पहुँचे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले पेपर में अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और बाय।